आज सुबह की बड़ी खबर। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका देते हुए जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने श्रीनगर में यह बयान दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत को तलब करके सर्जियो गौर के बयान का विरोध किया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। सर्जियो गौर कल श्रीनगर में थे और आज लेह लद्दाख के दौरे पर जा रहे हैं। कल श्रीनगर की डल झील की सैर करने के बाद गौर ने बयान दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। अमेरिकी राजदूत का बयान, चिढ़ गया पाकिस्तान। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India. श्रीनगर से पाकिस्तान और चीन को क्लियर मैसेज। We believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. श्रीनगर में डल झील की ठंडी हवा खाने के बाद अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने इस्लामाबाद का टेम्परेचर बढ़ा दिया। श्रीनगर में दिए गए बयान की तपिश इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी तक महसूस की गई और झुंझलाए पाकिस्तान ने जरा भी सब्र न दिखाते हुए इस्लामाबाद में अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स यानी कार्यवाहक राजदूत को तलब करके सर्जियो गौर के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए उसका विरोध किया। पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिक को समन करने पर एक लंबा चौड़ा बयान भी जारी किया और जम्मू कश्मीर को लेकर उल जलूल बयानबाजी की। पाकिस्तान की इस तिलमिलाहट का मतलब क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले सर्जियो गौर का वो पूरा बयान सुनिए, जिस पर आसिम मुनीर के हाथों कठपुतली बनी बैठी शहबाज सरकार को इतनी मिर्ची लग गई। The last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the Chief Minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद श्रीनगर का दौरा करने वाले सर्जियो गौर दूसरे अमेरिकी राजदूत हैं। सर्जियो गौर और सीएम अब्दुल्ला की मुलाकात के दौरान ट्रैवल एडवाइजरी का मुद्दा उठा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत को लेकर लेवल 2 एडवाइजरी जारी की है, लेकिन जम्मू कश्मीर और मणिपुर के कुछ इलाकों के लिए लेवल 4 की एडवाइजरी जारी हुई है। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting. And we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कोई अमेरिकी एम्बेसडर कश्मीर के दौरे पर है, इसलिए भी पाकिस्तान बेचैन है। खासकर कश्मीर में टूरिज्म और ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर सर्जियो के बयान ने जो है इस्लामाबाद को परेशान कर दिया है, वहीं कश्मीर के लोगों को इससे टूरिज्म के फलने फूलने की उम्मीद बढ़ गई है। We had an opportunity to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. There are obviously certain legacy issues that over time we will be working to resolve, but we look forward to taking this conversation further. But we are very hopeful and optimistic that the engagement between the United States of America and Jammu and Kashmir will both widen and deepen in the years ahead. उमर अब्दुल्ला रिश्ते मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की आंखों की नींद गायब है, क्योंकि सर्जियो गौर उन्हीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास सलाहकारों में से एक हैं, जिनसे व्हाइट हाउस में मुलाकात करने के बाद शहबाज शरीफ खुद को पाकिस्तान का मुस्तकबिल घोषित कर चुके थे। ऐसे में उनके पैरों के नीचे से ट्रंप इस तरह से जमीन खींच लेंगे, इसका यकीन पाकिस्तान को नहीं हो रहा। वहीं भारत का रुख साफ है,
सर्जियो गोर के साथ मीटिंग से पहले उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि गोर मेहमान हैं, इसलिए उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्तों का मामला हो या कश्मीर का मामला, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। मेरी तो किसी भी अमेरिकन एम्बेसडर से बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। हमारे प्रॉब्लम्स का उनसे कोई खास लेना देना है नहीं। ना ये मेरी आदत रही है कि मैं अपनी शिकायत किसी दूसरे मुल्क के किसी एम्बेसडर से कहूँ। हमारे मसलों का हल जो है वो वॉशिंगटन ने नहीं करना है। हमारे मसलों का हल हमारे मरकज़ी हुकूमत ने करना है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत गलत बात होगी अगर मैं अपने मुल्क के बारे में शिकायत करूं और वो किसी दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को करूं। वो मेरी आदत नहीं है। बात तो मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और हमारे हालात के हवाले से ज़रूर करूंगा। ना शिकायत करूंगा, ना उन शिकवों का कोई हल उनसे जो है मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा। उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को तो मैसेज दिया ही है, भारत के उन सियासतदानों को भी संदेश दिया है जो देश के आंतरिक मामलों में विदेशी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से डिप्लोमेटिक तल्खी बढ़ चुकी है। भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर करारा जवाब दिया। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर से सुरक्षा बैरिकेड्स हटाने के 3 दिन बाद नई दिल्ली में सख्त एक्शन हुआ है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से सभी अवैध अतिक्रमण और सुरक्षा घेरे हटा दिए गए हैं और साथ ही उन अवैध ढांचों को हटा दिया गया जो पाकिस्तानी दूतावास के वीजा अनुभाग के पास अवैध तरीके से बने हुए थे। इस पूरी कार्रवाई को भारत का टिट फॉर टैट एक्शन माना जा रहा है और ये कार्रवाई पाकिस्तान की उस हरकत के ठीक 3 दिन बाद हुई जब उसने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा ढांचे को मनमाने ढंग से हटाया। डिप्लोमेटिक सूत्रों के मुताबिक ये एक ऐसी सोची समझी और संतुलित जवाबी कार्रवाई है। नई दिल्ली का ये कदम ये बता रहा है कि पाकिस्तान के किसी भी उकसावे का जवाब तुरंत देने के लिए भारत तैयार है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ऊंचाइयों के बाहर बने निर्माण कार्य हटा दिए गए हैं। एक बहुत ही कूटनीतिक तरीके से जवाब पाकिस्तान को करारा दिया गया। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर से जो सुरक्षा बैरिकेड्स हैं हटाने के 3 दिन बाद नई दिल्ली में भी इसको लेकर के एक पलटवार हुआ, एक्शन हुआ। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से सभी अवैध अतिक्रमण और सुरक्षा घेरे को हटा दिया गया है और साथ ही उन अवैध ढांचों को हटाया जो पाकिस्तानी दूतावास के वीजा अनुभाग के पास अवैध तरीके से बने हुए थे। इस पूरी कार्रवाई को भारत का टिट फॉर टैट एक्शन माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने पहले किया, उसका जवाब अब भारत ने दिया। इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा ढांचे को मनमाने ढंग से पाकिस्तान ने हटाया था और उसके बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया। वंदे मातरम गीत को लेकर के कांग्रेस के एक फैसले से विवाद और भी ज्यादा बढ़ चुका है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वंदे मातरम को लेकर 1937 के प्रस्ताव को ही मानेंगे, यानी कि कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के शुरू के 2 पैरा ही गाए जाएंगे। कांग्रेस के नेताओं का कहना यह है कि 1937 से में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस समेत शीर्ष नेताओं ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी थी और वो मौजूदा सरकार द्वारा जारी नियम को नहीं मानने वाले हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने मंगलवार को ये कहा कि अगर केंद्र सरकार हमें सलाखों के पीछे भी भेज दे या हमें फांसी पर भी लटका दे तब भी हम वंदे मातरम के महज 2 ही पद गाएंगे। कांग्रेस ने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय गीत गाने से रोकने का इशारा किया था और इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि उन्होंने उतना ही गाया जितने आज तक चला रहा है। कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर डालो। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा
राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। अब हेमंत सोरेन सरकार संकट में फंस गई है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 1 महीने से जेपीएससी एग्जाम रद्द कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी मांगने के बाद अब प्रदेश सरकार के सिर पर दूसरा संकट खड़ा हो चुका है। दरअसल झारखंड सरकार की ओर से 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का अब दरवाजा खटखटाया है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा समेत कई नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। इस पूरे मामले में झारखंड हाईकोर्ट में कुल 3 याचिकाएं दायर हुई हैं। इनमें 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम और उसके आधार पर हुई नियुक्ति को रद्द करने के खिलाफ है, जबकि तीसरी याचिका फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने से जुड़ी है। हाई कोर्ट आज इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। तो एक बार फिर से मुश्किलों में घिरती हुई हेमंत सोरेन सरकार नजर आ रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रदर्शन अपना जिस तरीके से एग्जाम को लेकर के उनकी नाराजगी थी, जांच को लेकर के मांग थी, वो मांग तो सरकार ने मांग ली, लेकिन अब ये दूसरा विवाद, दूसरा चैलेंज यहाँ पर खड़ा हो चुका है, क्योंकि झारखंड सरकार की ओर से 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसला लिया गया, जिसके खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा समेत कई नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हम तो अभी इसी उम्मीद में है कि सरकार हमसे भी बात करे। आगे हम लोग जिस माध्यम से आए थे उसी माध्यम से हम लोग फिर कोशिश करेंगे आने का, न्यायालय के माध्यम से। हाँ, आज हमने पिटीशन दायर किया, अब देखिए हमारा कब आता है। अब इन्हीं से आसरा है और इन्हीं से उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। आप अपना बात रखना चाहते हैं और इसके थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और हमको न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, हमको वहाँ से न्याय मिलेगा। एक झटके में हजारों युवा हो गए बेरोजगार। एक आदेश और बदल गई हजारों युवाओं की जिंदगी। कल तक कर रहे थे सरकारी नौकरी, आज सड़क पर आए। जेपीएससी की 11वीं और 13वीं परीक्षा रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले से बेरोजगार हुए अभ्यर्थी अब हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। सफल अभ्यर्थियों की ओर से सरकार के फैसले के खिलाफ 3 याचिका दाखिल की गई हैं। तीनों याचिकाओं पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा रद्द मामले में भी याचिका दाखिल की गई है। आज हमने पिटीशन दायर किया, अब देखिए हमारा कब आता है। अब इन्हीं से आसरा है और इन्हीं से उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। हमारे एग्जाम पे ऐसा कोई एलिगेशन था नहीं कि बहुत बड़े स्तर पे इसमें धांधली हुई है और ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। अब उसमें लिखा हुआ सिर्फ एक है कि सीआईडी की जांच में कुछ मिला है, तो क्या मिला है, ठीक है, वो जांच आना चाहिए था और उसमें जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि सबको हटा दिया जाए। 11 to 13 वाले हैं, कुछ लोगों को पोस्टिंग हो गया था, कुछ लोग ट्रेनिंग में थे, कुछ लोगों का पोस्टिंग बाबा धाम में हुआ था, जो वहाँ पे मैनेज कर रहे थे, क्राउड्स वगैरह कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चला, हम लोगों का ये विश्वास ही टूट गया कि हम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया, सभी लोग उसी किसी तरह से जुगाड़ करके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, न्यायालय के साथ, न्यायालय के पास आए हुए हैं, जो जिससे हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग के साथ न्याय हो। और ये एग्जाम जो सरकार ने बिना कुछ सबूत या बिना कुछ जांच किए हम लोगों का जो कैंसिल कर दिया है, उसके लिए हम लोग न्यायालय से गुहार लगाने आए कि हम लोग के साथ न्याय हो। झारखंड में इस वक्त 2 तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ वो युवा हैं जो 3 हफ्तों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने उनकी सभी डिमांड पूरी कर दी। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद नौकरी हासिल की थी।
ये सब लोग हम लोग कुछ टाइम तक अभी सरकार के लिए ही काम कर रहे थे, पदाधिकारी थे, ब्लॉक में, सचिवालय में, अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं दे रहे थे और इस तरीके से अचानक से निकाल देना ये बिल्कुल ही कहीं से भी इंसाफ नहीं है। हम लोग इसके लिए बहुत पीड़ा में है, बहुत संकट में है। भाई जब तक सरकार इस पर कुछ फैसला नहीं लेती है हम लोगों का ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि ये बिना सोचे समझे जो भी मन में आया भीड़ को देखते हुए एक फैसला सुना दिया है, जो कि आप लोग भी देखे होंगे, जो किसी भी तरीके से जायज फैसला है ही नहीं। एकदम पता नहीं कैसे सोच साच के निकाले 1 घंटा में, हम लोग का अभी तक पता नहीं चला है। हम सब पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, इन हाथों ने हमेशा कलम का उपयोग किया है। हम लोगों ने रात भर जग करके पढ़ाई किया है। सब गरीब के बच्चे हैं। आपने एक बार में बोल दिया कि 35 लाख के हैं। यहाँ पर सब गरीब के बच्चे हैं। किस हिसाब से आपने बोल दिया 35 लाख के? बिना जांच किए आप हमारा जांच कीजिए। अगर हम 35 लाख के निकलेंगे तो हम अपने त्याग पत्र देंगे। हमेशा हमको जो सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। झारखंड में हजारों युवाओं की सरकारी नौकरी एक झटके में चली गई। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद 45 सरकारी भर्तियों के एग्जाम रद्द होने से जिन 4,359 युवाओं की नौकरी चली गई, वो सब अब सड़क पर आ गए हैं। अभी तक नहीं हुई है। अगर सरकार से बात होती तो निश्चित हमारे बारे में वो सोचते जरूर। हमसे बिना पूछे, हम लोग का बिना मंतव्य जाने ये फैसला लिया गया। एकाएक आधी रात में ये सीजीएल को रद्द किया गया और आज हम लोग ऑफिस से बाहर आज सड़कों पर बैठे हैं। देखिए, वो सरकार की बात है। जहाँ तक हमारी नियुक्ति जो हुई थी माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश से हुई थी, उसमें साफ लिखा गया था कि इसको कंटिन्यू किया जाए और जांच कंटिन्यू चलते रहे। इस जांच के दौरान जो भी अधिकारी पाए जाएंगे उन पे उनकी अभिरता रद्द की जाएगी, न कि पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा। ये नहीं लिखा हुआ था। इसके बारे में फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आदेश हमें नहीं मिला है कि सरकार इस पर बात करेगी या नहीं करेगी, लेकिन हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के जो डेलीगेट्स जैसे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों से बातचीत किए थे, तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार के कोई प्रतिनिधि मंडल आके हमसे मिले और हमारी समस्याओं से वे अवगत हों। ये लोग अब उन दफ्तरों के बाहर धरने पर बैठे हैं जहां 2 दिन पहले तक वो नौकरी करते थे। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद नौकरी कर रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने 39 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, साथ ही 6 भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। बुधवार को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पास कर नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों ने सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट किया। इनका कहना है कि छात्रों के प्रेशर में हेमंत सोरेन की सरकार झुक गई है, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि और छात्रों से भी जो आंदोलनरत थे, मेरा कहना है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं तो आप उसका निष्पक्ष जांच की मांग करें। पूरे नियुक्ति को रद्द कर देना, जो अगर निर्दोष छात्र है उनका क्या होगा, उनके भविष्य के बारे में भी आप सोचें। आप छात्र थे, हम छात्र नहीं थे। आप संघर्षरत थे, हम संघर्षरत नहीं थे। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो आप जांच की मांग करते, किसी भी तरह से जांच हो जाए। 2000 कैंडिडेट्स का जांच करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो अभी इसी उम्मीद में है कि सरकार हमसे भी बात करे, हमारी भी बातें सुने। हम तो मतलब इसलिए आश्वस्त है क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे थे, तो हमें लगा कि आप हमारे लिए भी सोचेंगे। हमें ऐसे रोड पे आके आपसे बात करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जी, हम लोग इसी उम्मीद में यहाँ आंदोलनरत हैं कि सरकार हमारा भी पक्ष सुने। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था सरकार इस तरह एक पक्षीय फैसला सुनाएगी। हम लोग सरकार के अंडर ही कार्यरत थे। अब देखिए, अभी तो हमारा भविष्य इस तरह से अंधकारमय हो चुका है। आगे कैसा हमारा भविष्य होगा आप सोच ही सकते हैं। जब आधी रात को हमें नोटिस मिलता है कि आपकी नियुक्ति जो है वो रद्द की जाती है, तो हम बहुत ही असमंजस में हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों की डिमांड मानते हुए सरकार ने जेपीएससी की 2394 और जेएसएससी सीजीएल की 1965 यानी कुल 4359 नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। सोरेन सरकार के आदेश की वजह से हजारों छात्र बेरोजगार हो गए हैं। इनका कहना है कि इन्होंने तो ईमानदारी से एग्जाम पास किया था, फिर उनकी नौकरी क्यों छीनी गई। सरकार पहले जांच कराती, जिन लोगों ने गड़बड़ी की उनके खिलाफ एक्शन लेती। इस तरह बिना जांच के हजारों लोगों को बेरोजगार करना तो अन्याय है। इन लोगों का साफ कहना है कि नौकरी के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, कोर्ट के ऑर्डर पर नौकरी मिली। अब अगर सरकार से न्याय नहीं मिला तो फिर कोर्ट से लड़ाई लड़ी जाएगी। आगे हम लोग जिस माध्यम से आए थे उसी माध्यम से हम लोग फिर कोशिश करेंगे आने का।
न्यायालय के माध्यम से। हाँ, कई सारे जॉब्स में पोस्टेड था, वहाँ से रेजिग्नेशन लेके मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ। अभी सोच के देखिए कि हमारे हाथ में कुछ भी अभी अवेलेबल नहीं है। सरकार यहाँ पे आश्वासन दिया ज्वाइनिंग करने के लिए इतना जल्दीबाजी में, तो आकर के ज्वाइन किए, वो भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह का आदेश रहा, हाई कोर्ट का, कि कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट का यदि पकड़ा जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा वैकेंसी रद्द करने का कहीं पे कुछ था ही नहीं। और सरकार इन लोगों के भीड़ तंत्र के बात में आकर के इतनी जल्दी से ये डिसीजन ले लेता है, कोई इसका मतलब समझ में आता नहीं है हम लोग को। विचार भी नहीं किया जाता है। अगर सरकार को लगता है कि इस परीक्षा में कुछ धांधली हुई है तो सरकार को सेग्रीगेट करना चाहिए था। 2000 आदमी का तो जांच, सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र जरूर है कि 2000 कैंडिडेट का जरूर जांच किया जा सकता है। वहीं अब इस मुद्दे पर झारखंड में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हजारों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष छात्रों को मोहरा बनाकर सियासत कर रहा है। जेसीसी के द्वारा या जीपीएससी के द्वारा पिछले 2022-23 से लेकर के 25 तक में जो भी एग्जाम लिया, अभी जो बहालियां वगैरह जो शुरू के सब में इन्होंने धांधली किया है। और उसमें से अगर मैं कहूंगा कि जॉब को ही एक प्रकार से पैसे ले दे करके बांटा है, उसके कई प्रमाण है बच्चों के पास। सरकार युवाओं के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने गेम किया, वहां युवाओं को भड़काया और नैरेटिव सेट किया, जिसका पर्दाफाश अभी हम लोग करेंगे। हम छोड़ने वाला नहीं है भाजपा को, याद रखिएगा। हमारे बच्चों पे राजनीति करता है ये लोग, इतना हिम्मत नहीं होना चाहिए। सरकार को बदनाम करता है। आज देखिए राहुल जी का एक चिट्ठी दबाव पूरा माहौल क्रिएट कर दिया, पूरा माहौल बदल गया हमारा। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करके सोरेन सरकार बड़े धर्म संकट में है। एक तरफ आंदोलनकारी छात्र जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों युवा रातों रात बेरोजगार होकर सड़क पर आ गए हैं। खबर यूपी के कन्नौज से, जहां पर एक पुलिस वाले को दो लोगों को झगड़ना सुलझाने की कोशिश करना बहुत महंगा पड़ गया। एक पक्ष के 25-30 लोगों ने सिपाही को घेर लिया और फिर दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने सिपाही को पीटने वाले पर तुरंत एक्शन लिया है और गिरफ्तार करके उनकी उसी मोहल्ले में परेड निकाल दी, जहां पर उन्होंने सिपाही के साथ मारपीट की थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 गुंडों की इस टोली को गौर से देख लीजिए। इन पर एक पुलिस वाले को सरेआम पीटने का आरोप है। बुधवार को पुलिस ने इन आरोपियों की परेड कराई। इनकी ये परेड उसी मोहल्ले में कराई गई जहां इन लोगों ने 18 तारीख को गुंडागर्दी की थी। एक पुलिस वाले को सरेआम पीटा था। उसे दौड़ा कर इतना मारा था कि उसके मुंह और नाक से खून निकल आया था। यह मंगलवार की उसी घटना की तस्वीर है जहां इन गुंडों ने सरेआम सादी वर्दी में एक पुलिस वाले की पिटाई की थी। मोबाइल में कैद इस तस्वीर में आप ब्लैक टी शर्ट और जीन्स में पुलिस वाले को देख सकते हैं, जिसे घेरे गुंडों की टोली पीट रही है। कोई थप्पड़ चढ़ रहा है तो कोई लात मार रहा है। कुछ लोग उसे कॉलर पकड़कर खींच रहे हैं। सिपाही खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ के आगे वो बेबस है। घटना यूपी के कन्नौज जिले की है। मंगलवार शाम को तिरवा कन्नौज रोड स्थित बाबा साइकिल स्टोर पर दुकानदार और दुर्गानगर निवासी ग्राहक पप्पू के बीच विवाद हो गया। तभी सादी वर्दी में वहां से गुजर रहे सिपाही हर्ष ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, तो ग्राहक पप्पू ने फोन कर अपने दोस्तों को बुला लिया और थोड़ी ही देर में 25 से 30 लोगों की भीड़ वहां आ गई और सब मिलकर सिपाही हर्ष पर टूट पड़े। सिपाही हर्ष ने अपना परिचय भी दिया, लेकिन भीड़ कुछ सुनने को तैयार नहीं हुई। लोगों ने पहले दुकान के अंदर सिपाही की पिटाई की और जब जान बचाने के लिए सिपाही बाहर भागा तो ये लोग करीब 100 मीटर तक दौड़ा कर उसकी पिटाई करते रहे। पूरी घटना इलाके में लगे अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वो तो भला हो, सूचना मिलते ही लोकल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सिपाही हर्ष को भीड़ से बचाकर अस्पताल भेजा। कस्बा इंचार्ज ज्ञानेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने 13 नामजद और 7 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर एक नाबालिग समेत 13 आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को कन्नौज के ठठिया रोड चौराहे से पैदल जुलूस निकाला और मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया। और अब खबर आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई है, जहां पर मिलावटी और नकली खाने के साथ साथ अब बाजार में नकली दवाएं भी मिलने लगी हैं। बेंगलुरु से लेकर के लखनऊ तक नकली दवाओं के कारोबार से जुड़े एक संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ। FSDA ने फर्जी बिलिंग, क्रॉस बिलिंग और फर्जी बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए नकली दवाओं को बाजार में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गोंडा में अब तक करीब 5 करोड़ 43 लाख रुपए की अवैध दवाइयां जब्त की गईं और जांच में ये सामने आया है कि कई फर्म कागजों पर दवाओं की खरीद बिक्री दिखाकर नकली दवाओं को बाजार में बेचते थे, जिनके खिलाफ अमीनाबाद थाने में FIR दर्ज कराई गई और जांच की जा रही है। नकली दवाओं से सावधान, जा सकती है जान। नकली दवा का कारोबार, दवाई बेचने वाले होशियार। जान से खिलवाड़, पकड़ा गया करोड़ों का माल। जिन दवाओं को हम और आप सेहत की संजीवनी समझकर लाते हैं, सोचिए अगर वो ही नकली निकले तो क्या होगा। ये सवाल इसीलिए क्योंकि ऐसा हो रहा है, छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश से बेंगलुरु तक हो रहा है, तेलंगाना से उत्तराखंड तक हो रहा है। फर्जी बिलिंग के जरिए हो रहा है और ब्रांडेड दवाओं के स्टिकर लगाकर हो रहा है। यानी जिसे हम दवा समझकर ठीक होने के लिए ले रहे हैं, हो सकता है वो जहर बनकर शरीर को और खोखला कर दे। पैकेट और रैपर देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये नकली दवा है, जो आपको हमें बीमारी से निजात दिलाने में मददगार नहीं बल्कि और अधिक बीमार करने वाली है। नकली दवा की ये बड़ी खेप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जब्त की गई है, जिन्हें मार्केट में धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। FSDA उत्तर प्रदेश ने जांच अभियान चलाया तो पता चला कि फर्जी बिलों पर नकली दवाएं खपाई जा रही हैं, जिसके बाद छापेमारी कर लखनऊ, आगरा, वाराणसी और गोंडा से 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 5 करोड़ से ज्यादा की अवैध दवाइयां जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान लखनऊ से 41.58 लाख रुपए, वाराणसी से 25 लाख रुपए, गोंडा से 1 करोड़ 13 लाख रुपए और आगरा से 3 करोड़ 63 लाख रुपए की अवैध दवाइयां बरामद की गई। अभियान के तहत राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद में नकली और काउंटरफीट दवाओं की सप्लाई चेन चलाने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जांच में सामने आया कि हेल्थ प्लस, MK फार्मा, राम फार्मा और पेशेंट केयर सर्जिकल हाउस सहारनपुर मिलकर फर्जी बिलिंग के जरिए नकली दवाएं बाजार में खपा रही थी। हेल्थ प्लस को लाइसेंस मई 2025 में मिला था, लेकिन फर्म अप्रैल 2025 से ही अवैध लेन देन दिखा रही थी। हैरानी की बात यह है कि स्टैंड मेड नाम की निर्माता कंपनी ने हेल्थ प्लस की तरफ से बेची जा रही एल्कासोल सिरप को नकली करार दिया था। वहीं MK फार्मा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 8.87 करोड़ रुपए की फर्जी खरीद दिखाई और सबूत मिटाने के लिए पुराने डेटा तक को डिलीट कर दिया। निर्माता कंपनी वॉर्डेक्स ने MK फार्मा की डिएक्सोरेंज सिरप को नकली बताया, जबकि 39 लाख से ज्यादा ज़ोरल M1 टैबलेट के सोर्स का सत्यापन तक नहीं हो सका। ऐसे में अब चारों फार्मा के खिलाफ अमीनाबाद थाने में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। यूपी के अलावा कर्नाटक के बेंगलुरु में भी परेशान करने वाली तस्वीर आई, जहां एक फार्म हाउस से 5 करोड़ रुपए की नकली दवाओं का जखीरा बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक FDA को बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर नकली दवाओं की सप्लाई की जानकारी मिली थी, जिसके बाद बड़े बड़े अस्पतालों की फार्मेसी
और दवाओं की दुकानों पर नजर रखी गई। जांच में सामने आया कि एक फार्म हाउस से दवाओं की सप्लाई हो रही है और जब फार्म हाउस में रेड की गई तो वहां बड़ी बड़ी कंपनियों की नकली दवाओं और इंजेक्शन पर लेबलिंग का काम चल रहा था। जो घर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो काला बाजारी जो है दवाओं की होती थी। किस तरह से एक लोकली मैन्युफैक्चर्ड दवा यहाँ पर लाई जाती थी, उसके बाद उसकी रीब्रांडिंग की जाती थी बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के नाम पर और उसे बहुत ही ऊंचे दाम पर ऐसी नकली दवाइयों को बेचा जाता था। ये है वो मुख्य कमरा जहाँ पर रेड हुई थी। यहाँ पर आपको हर जगह जो है ऐसे बड़ी जो ब्रांड्स हैं उनकी दवाइयों के जो वाइल्स है उसके स्टिकर्स नजर आ जाएंगे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो कार्टन है उसमें ये लिखा हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर इस कॉर्नर पर देखिए, जिस तरह से कल जब सैंपलिंग ली गई थी, हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए के ऐसे फेक मेडिसिन को यहाँ से जब्त किया गया है। सैंपलिंग ली गई थी, उसकी कुछ यहाँ पर रिमेन्स यहाँ पर आपको पड़े हुए मिलेंगे। मशीनों के जरिए इन नकली दवाओं की पैकिंग होती थी। गिरोह के लोग तेलंगाना और उत्तराखंड से नकली दवाएं खरीदते थे। फार्म हाउस में इन दवाओं की पैकिंग और लेबलिंग की जाती थी और फिर जो असली इंजेक्शन 20,000 रुपए में मिलता है उसे 5 से 6,000 रुपए में बेचते थे। ये जो दवाई है ये वाइल है। ये ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए कि ये खाली शीशी, इस पर ये लोकल जो है इस पे ये दवा जो है भर देते थे और यहाँ पर सिर्फ इसकी लेबलिंग होती थी। जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है उसके नाम से इसकी लेबलिंग करके ये लोग इसे बाजार में, अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेल तक भी बेचते थे। ये जो दवा है आरंभिक जांच में ये पता चला है कि ये जो दवा है वो तेलंगाना और उत्तराखंड से मंगाई जाती थी, जो लोकली मेड थी। और उसके बाद यहाँ पर उसकी रीलिंग और रीब्रांडिंग की जाती थी। जो इनके पास से, क्योंकि ये दवाएं जब वहां से आती थी तो उस वक्त भी इनके ऊपर स्टिकर लगना जरूरी होता था, इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक स्पेशली जो है एक स्टिकर देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका पन्ना है। बाकी तो मैक्सिमम सामान यहाँ से जो है स्वास्थ्य विभाग ने जब्त कर लिया है। ऐसे में जिन ब्रांड्स की नकली दवाएं फार्म हाउस में मिली हैं, उन ब्रांड्स की दवाओं की बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और दवा की दुकानों पर मौजूद स्टॉक की जांच की जा रही है। जांच में सामने आया कि ये फार्म हाउस प्रशांत नाम के शख्स ने लीज पर लिया था, जो फिलहाल दुबई में रहता है। प्रशांत ने फार्म हाउस की देखभाल का जिम्मा अपने रिश्तेदार तेजस को दिया था, जो फरार चल रहा है। हालांकि एफडीए और पुलिस ने मौके से प्रभुदेव गौड़ा नाम के शख्स को पकड़ा है। टीम अब ये पता लगाने में जुटी है कि दवाएं कहां से आ रही थी और किन किन राज्यों में इन दवाओं को बेचा जा रहा था, क्योंकि एंटीबायोटिक से लेकर खांसी के सिरप तक सभी दवाएं नकली हैं और मरीजों पर बेअसर साबित हो रही हैं, जिसे लेकर अब जांच तेज कर दी गई है। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां के टीकरी कला में एक सीएनजी पंप पर हुए ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक से पंप के चैम्बर में सीएनजी डाली जा रही थी और तभी अचानक से वहां पर धमाका हो गया, जिससे वहां पर मौजूद स्टाफ इसकी चपेट में आ गए और हादसे के बाद मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की और आखिर ये धमाका कैसे हुआ ये पता लगाने की कोशिश की। हादसा कितना भयानक था वो वहां पर मौजूद लोगों की बातों से समझा जा सकता है। एक्सपायर कर गया लड़का यहीं पे ही, उसका एक हाथ बिल्कुल अलग हो गया। आपसे कौन लगते थे? मेरा भाई का लड़का, भतीजा है। यहाँ नौकरी करता था, 2-3 साल से काम कर रहा था। तो आपको कैसे पता लगा? फोन आया था, 2 लड़कों को चोट लगी, एक को मैनेजर लेके हॉस्पिटल चला गया, इसको छोड़ गया। इसको हम लोग आके एम्बुलेंस बुला के फिर भेजे हैं। उसको भी ले जा सकता था वो मैनेजर, पंप का मैनेजर जो है उसको भी ले जा सकता था। ये कैसे हुआ? अब ये गैस भर रहा था, सिलेंडर फटा है, यही हुआ। और अब खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां पर उज्जैन में जर्जर घर पर बुलडोजर चला है। बारिश से पहले जर्जर घरों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद से इन सभी घरों को गिरा दिया गया है, जिनकी स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अगर अधिक बारिश अगर होती है तो हो सकता है कि जो जर्जर मकान है वो गिर सकते हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उससे पहले ही प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। जर्जर मकानों को जेसीबी के जरिए गिराया जा रहा है। ये उज्जैन में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बारिश से पहले जर्जर घरों पर बुलडोजर चलाया गया, बाकायदा नोटिस भेजा गया और उसके बाद जिन घरों की कंडीशन थोड़ी सी खराब है और क्योंकि आने वाले दिनों में तेज बारिश की आशंका भी है,
तो ऐसे में किसी बड़ी अनहोनी और कोई बड़ा हादसा ना हो, उसको लेकर के ये पहले से ही कार्रवाई की जा रही है। घर में रह रहे सभी लोगों को वहाँ से हटा दिया गया और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। आप ये देख सकते हैं कि महाकाल मंदिर और उसके बेहद नज़दीक बने हुए ये जो जितने भी जर्जर मकान हैं उन सभी को गिराया जा रहा है। इसकी चपेट में कई ऐसे होटल्स भी हैं, न सिर्फ मकान बल्कि कई ऐसे होटल्स जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बारिश के मौसम में, क्योंकि आप देखिए उज्जैन महाकाल एक ऐसा धार्मिक स्थल जहां पर हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वक्त मौजूद रहते हैं, ऐसे में उन होटल्स में श्रद्धालु रुकेंगे। सभी को बाहर निकाल करके इन जर्जर बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। ये बरजुरे भवन जो था वो काफ़ी क्षति की स्थिति में आ चुका था। बारिश का मौसम चल रहा था और इस भवन की क्षतिग्रस्त स्थिति की जो गति है वो बढ़ती जा रही थी। इस संबंध में हमने मैनेट भोपाल से इसका परीक्षण कराया था। उसमें भी उनके द्वारा ये अवगत कराया कि चूँकि ये भवन 60 से 65 साल का हो चुका है, इसकी उम्र इतनी हो चुकी है और इसकी दीवारें जो हैं पुराने समय की बनी हुई हैं, जो कि फ्रेम स्ट्रक्चर आरसीसी स्ट्रक्चर का ना होते हुए ओपन फाउंडेशन पे बना हुआ था, दीवारें कमज़ोर होती जा रही थी। तो उनने भी इस भवन को जो है मतलब क्षतिग्रस्त श्रेणी में घोषित किया था और रिपोर्ट आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट अन्य स्थिति को देखते हुए भी माननीय न्यायालय ने आज केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। और चूँकि महाकाल की सवारी प्रति सोमवार को निकलती है, निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही है, उसको दृष्टिगत रखते हुए इसको अभी ही तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, ताकि हम इसको अति शीघ्रता से जो आमजन है उनके लिए रास्ता सुलभ कर सकें। और अब खबर भोपाल से है, जहां पर छात्राओं ने 10 किलोमीटर का मार्च किया और डीएम से हॉस्टल की समस्याओं को ठीक करने की मांग की है। भोपाल में कमला नेहरू गर्ल्स हॉस्टल और सरकारी सीनियर बालक हॉस्टल के छात्रों ने ये मार्च निकाला। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने छात्रों के इस मार्च को कोऑर्डिनेट किया। छात्राओं की मांग थी कि हॉस्टल में कोई भी पुरुष कर्मचारी ना हो, मौजूदा वार्डन को तुरंत हटाया जाए, उनके खाने की क्वालिटी ठीक की जाए। डीएम ने स्टूडेंट को भरोसा दिलाया कि 15 दिन के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बेहतर शिक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। बेहतर सुविधा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। हाथों में बैनर, जुबान पर नारे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित कमला नेहरू गर्ल्स हॉस्टल और शासकीय सीनियर बालक छात्रावास के छात्रों को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मार्च निकाला। 10 किलोमीटर पैदल चलकर छात्र भोपाल कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की शिकायत थी कि वो कई दिनों से अपनी मांगों के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा रहा। छात्रों की मांग है कि गर्ल्स हॉस्टल से सभी पुरुष कर्मचारियों को तुरंत हटाया जाए, उनकी जगह महिला कर्मचारियों की तैनाती हो और वार्डन को तत्काल पद से हटाया जाए। पीने का साफ पानी मिले और वाटर कूलर की नियमित सफाई की व्यवस्था की जाए। खाने पीने की क्वालिटी ठीक की जाए। हॉस्टल का बजट बढ़ाया जाए। वहां लाइब्रेरी, डिजिटल सुविधाएं, कोचिंग व्यवस्था और खेल का सामान उपलब्ध करवाया जाए। बिल्डिंग के रखरखाव पर ध्यान दिया जाए और हॉस्टल्स में नियमित हेल्थ कैंप आयोजित किए जाएं। जितनी मांगे इन्होंने रखी हैं उसमें कुछ मांगे तो जायज है, जैसे पानी की जो सैंपल लाए हैं और खाना भी बोल रहे हैं घटिया है जो है, और वार्डन का व्यवहार अच्छा नहीं है। उसकी जांच के लिए हमने सीओ अनुसूचित जाति जनजाति वाले को अधिकृत किया है और जांच की जाएगी। जांच में मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है, वास्तव में जो कह रहे हैं वही ठीक है या 1 पर 2 या वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। वो जांच में सारी चीजें।
भोपाल जिला प्रशासन ने भरोसा दिया है कि 15 दिन के अंदर छात्रों की सभी जायज मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। इससे पहले बुधवार को भोपाल में नर्सिंग के स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया था और सीएम के आवास का घेराव करने की भी कोशिश की। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि नर्सिंग की ट्रेनिंग, अनियमितताओं और कानूनी प्रोसेस की वजह से उनका भविष्य 6 साल से लटका हुआ है। समय पर परीक्षा नहीं हो रही, डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर तक जारी नहीं हो रहे हैं, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई, नौकरी और करियर पर सीधा असर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली के राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी में मिड डे मील खाने से तकरीबन 40 बच्चों के बीमार होने की एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। मंगलवार को स्कूल में लंच के दौरान बच्चों को खीर परोसी गई थी, जिसे खाने के कुछ समय बाद ही बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। स्कूल में मौजूद 43 बच्चों से करीब 38 से 40 बच्चे इस फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। बताया जा रहा है कि बच्चों को घर पहुंचते ही उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार जैसी शिकायतें होने लगी और कुछ बच्चे स्कूल के बाहर बेहोश होकर के भी गिर गए। और इस पूरी घटना के बाद बीमार बच्चों को तुरंत समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर बुधवार तक स्वास्थ्य में सुधार होने पर 20 बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गंभीर हालत को देखते हुए 5 से 7 बच्चों को कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल रेफर कर दिया गया और जो बाकी के बच्चे हैं उनका इलाज डॉक्टर्स की निगरानी में हो रहा है। उसमें इसका लगभग 40-42 बच्चे हैं। उसमें मेरा भी एक लड़का है जो 4th क्लास में पढ़ता है। तो उसको भी शिकायत हुई कि जैसे स्कूल से निकले घर में पहुंचा नहीं, रास्ते में ही लुढ़क गया था और उसको उल्टी आना स्टार्ट हो गई और 10 मिनट साथ में चल पड़े। और उसके बाद मेरी वाइफ को पता चला कि वो वाइफ को आवाज मारी रास्ते से कि भाई जोर जोर से चिकना लगा बच्चा। तो मम्मी उसके पास पहुंच गई तो जैसे देखा तो उल्टी मार रहा था और ये उल्टी ऐसे नहीं थी, सिंपल नहीं थी, येलो कलर की उल्टी आ रही थी। और जो स्कूल से बच्चे ने यही बताया कि हमने खीर खाई और खीर की वजह से फूड पॉइजन हो गया, ये नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। और जो उसके बच्चों को हॉस्पिटल लेके आए। ठीक है जी, हॉस्पिटल में आके देखा तो यहाँ पर पूरे स्कूल के बच्चे यहाँ पर आ चुके थे, सारे एडमिट थे यहाँ पर। मैं इसके साथ एक बात ये कहूंगा कि तुरंत बिना देरी किए इस घटना की मैजिस्ट्रेटियल जांच होनी चाहिए ताकि कारण जो भी रहे हों किसी पर दोषारोपण नहीं करना, लेकिन वास्तविकता मालूम हो कि हुआ किस कारण से। और यदि ये स्थिति ज्यादा बिगड़ती तो लगभग 4-5 गांव में सन्नाटा छा जाता, कितने घर खाली हो जाते। इसलिए इसकी मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी आज ही तुरंत सरकार को घोषित करनी चाहिए और उसके साथ साथ ये कि स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति विभाग और फूड डिपार्टमेंट को अपनी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। और अब खबर देश भर में जारी मॉनसून के कहर की, जहां पर कई ऐसे राज्य जहां पर लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है। निचले इलाके जो हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब गए। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने आज 21 राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया। IMD के मुताबिक आज 21 राज्य में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी है। खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां के शाहदरा शरीफ भंगई रोड पर लैंडस्लाइड की वजह से स्कूली बच्चे दूसरी तरफ फंस गए। पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा आने की वजह से सड़क पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, जिससे स्कूल बस सड़क के दूसरी तरफ ही रुक गई। जिसके बाद बच्चों के पेरेंट्स मौके पर पहुंचे, कंधे पर उठाकर बच्चों को वहां से बाहर निकाला। सड़क को खोलने के लिए प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। अगली खबर भी जम्मू कश्मीर से है, जहां के पहलगाम में बादल फटने से काफी तबाही हुई। बादल फटने के बाद से पहलगाम में फ्लैश फ्लड आ गया, जिससे भारी मात्रा में पानी के साथ मलबा भी नीचे आ गया, जिनसे काफी तबाही मची। पहाड़ों का मलबा रिहायशी इलाकों में आ गया। सड़कों पर पानी की तेज धार से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बादल फटने की ये पूरी घटना पहलगाम के बटकुटे इलाके में हुई है, जहां पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से अब राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है।
वहीं दिल्ली में भी कल रात रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। ये तस्वीर दिल्ली के द्वारका इलाके की, जहां पर बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार स्लो हो गई। गाड़ियां चालकों को काफी सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे राजधानी दिल्ली की, जहां पर कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही थी और सुबह देखिए क्या स्थिति अंडरपास के अंदर बन गई है। अक्सर यही होता है कि दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होती है और जितने भी अंडरपास हैं वहां पर पानी भर जाता है और इसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। ये सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के द्वारका की, जहाँ पर अंडरपास के नीचे अंदर पानी भरने से गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। अब ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कल रात से जिस तरह से बारिश हो रही थी, उस इलाके में भी जलभराव की स्थिति बन गई है। कल रात हुई जोरदार बारिश के बाद दिल्ली के कई ऐसे इलाके जो कि पानी जहां पर जमा हो चुका है। आज सुबह की तस्वीर ही आप देख लीजिए, जलभराव की स्थिति आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ द्वारका अंडरपास की तस्वीर, जहां पर पूरी तरह से पानी भर चुका है और गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले जितने भी लोग हैं वो भी ज़रा इस खबर को जान लीजिए, क्योंकि पानी भर चुका है सड़क पर और काफी धीरे गाड़ियां चल रही हैं। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा नहीं आने पर अब आज से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के नए नियमों के तहत ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। आरटीओ की ओर से इस नियम के पालन के लिए विशेष जांच दल वायु वेग का गठन किया गया है। मुंबई में आज से 10 जगहों पर जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान ऑटो और टैक्सी चालकों के मराठी भाषा के ज्ञान की जांच की जाएगी। जांच के दौरान अगर कोई चालक मराठी बोलने में सक्षम नहीं पाया गया तो पहले उसे 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर उसने मराठी भाषा नहीं सीखी तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के खिलाफ फाइल की गई PIL को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस अतरूप बनर्जी की डिवीजन बेंच ने केस को खारिज कर दिया। PIL में आरोप लगाया गया था कि पुलिस बिना किसी लीगल नोटिस के धार्मिक स्थलों से जबरदस्ती लाउडस्पीकर हटवा रही है। वहीं इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट पुलिस के जुबानी निर्देशों पर कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा। ये केस कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर फाइल किया गया था। जिन 4000 मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कही गई थी, उनमें से ज्यादातर इस केस में शामिल नहीं थे। यूपी के औरैया जिले के चर्चित वकील मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा चौबे मर्डर केस में आरोपी पूर्व SP विधायक कमलेश पाठक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक समेत 10 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष MP MLA कोर्ट ने डबल मर्डर केस में बुधवार को 6 साल बाद फैसला सुनाया। 15 जनवरी 2020 को जमीन को लेकर वकील मंजुल और उनकी बहन सुधा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके घर वालों को दौड़ा कर पीटा गया था। बरेली जिले में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भोजीपुरा पुलिस ने बुधवार को भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये गिरोह गरीब और जरूरतमंद लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज हासिल कर उनमें हेरफेर करता था। इसके बाद फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर अस्पतालों की मिलीभगत से सरकारी योजना का पैसा हड़पता था। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के पीछे से आबिद, सलमान, अफरोज, अरमान, जागीर और देश रत्न को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से 7 मोबाइल, 13 फर्जी आयुष्मान कार्ड और 6 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। बांग्लादेश में 35 साल बाद आज राष्ट्रपति के लिए वोट डाले जाएंगे। साल 1991 के बाद ये पहली बार है जब राष्ट्रपति पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। रूलिंग पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने गुरुवार को पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। फरवरी में हुए आम चुनाव में BNP को संसद में 2/3 बहुमत मिला था, इसलिए फखरुल की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दूसरी ओर बांग्लादेश की मुख्य कट्टरपंथी विपक्षी पार्टी जमात इस्लामी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन के नेता और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल ओली अहमद ने भी अपना नामांकन किया है। आज संसद के सदस्य वोट करेंगे।